इससे प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लाइपोप्रोटीन का एक ओवरव्यू डिस्कस कर चुके थे। अब जो लाइपोप्रोटीन की सबसे पहली क्लास है हमारे पास काइलोमाइक्रॉन, जिसका साइज़ जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसकी जो डेंसिटी है वो सबसे कम होती है और इसमें जो टैग कंटेंट है वो भी सबसे ज़्यादा होता है। तो ये इसकी कॉम्पोजिशन है। अब हमने इसकी मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करना है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक काइलोमाइक्रॉन है, ठीक है। आपने याद रखना है कि काइलोमाइक्रॉन के अंदर जो टैग कंटेंट है या लिपिड कंटेंट है, टैग जो है वो स्पेशली सबसे ज़्यादा होता है और इसके बाहर जो एपोलाइपोप्रोटीन की ये लेयर है इसको बोलते हैं हम ApoB48। इसको हम क्या बोलते हैं? ApoB48। एक बात मैंने आपसे की थी कि जो लाइपोप्रोटीन है उनके अंदर जो टैग है या तो वो एंडोजीनियस टैग होगा या एक्सोजीनियस टैग होगा। तो सबसे बेसिक चीज़ आपने याद रखनी है कि काइलोमाइक्रॉन के अंदर ये जो टैग है ये एक्सोजीनियस टैग है, यानी कि हमारी डाइट में से हमने जितना भी लिपिड कंटेंट लिया है उसमें जो है वो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल ईस्टर है, कोलेस्ट्रोल है या टैग है जो कि हमारी डाइट में है, वो सारे का सारा जो है वो काइलोमाइक्रॉन के अंदर लोड होता है। और काइलोमाइक्रॉन इंटेस्टाइन के लेवल पे ज़ाहिर है अगर वो डाइटरी लिपिड कंटेंट को कैरी करके लेके जा रहा है, इसका मतलब है काइलोमाइक्रॉन कहाँ पे बन रहा है? इंटेस्टाइन में, क्योंकि डाइटरी कंटेंट कहाँ आएगा? इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन से डाइटरी कंटेंट को काइलोमाइक्रॉन जो है वो लोड करेगा और लेके जाएगा पेरिफेरल टिश्यूज़ की तरफ। थोड़ा सा अगर मैं ओवरव्यू दूँ आपको कि किस तरह से डाइटरी कंटेंट, तो आपने याद रखना है कि काइलोमाइक्रॉन के अंदर जो टैग है वो एक्सोजीनियस है, यानी हमारी डाइट में से आया हुआ है। माउथ के अंदर जितना भी कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, फॉस्फोलिपिड और टैग कंटेंट होता है वो अनचेंज रहता है। स्टमक के लेवल पे भी अनचेंज रहता है। कुछ टैग जिनके फैटी एसिड मीडियम या शॉर्ट चेन होते हैं वो थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड में और मोनोएसाइल ग्लाइसरोल में। असल में जो इनकी डाइजेशन है वो इंटेस्टाइन के लेवल पे होती है। पेनक्रियाटिक सिक्रीशन जो है कोलेस्ट्रॉल ईस्टर को ईस्ट्रेज की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट कर देती हैं? कोलेस्ट्रोल में। फॉस्फोलिपिड से फैटी एसिड ग्रुप रिमूव करते हैं फॉस्फोलाइपेजेस और हमारे पास आ जाता है ग्लाइसराइल फॉस्फोराइलेपेस आ जाती है। उसके अलावा टैग को भी डिग्रेड कर देते हैं लाइपेजेस और किस में कन्वर्ट कर देते हैं? मोनोएसाइल ग्लाइसरोल में और फैटी एसिड्स में, ठीक है। अब ये जो सारे का सारा कंटेंट है जो डाइजेस्ट हो चुका है ये एक मसल की फॉर्मेशन में इंटेस्टाइन सेल में एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। इसकी एब्जॉर्प्शन के बाद आपने याद रखना है थोड़ी सी इनके ऊपर होती है मॉडिफिकेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोलेस्ट्रोल एब्जॉर्ब होता है तो इसके ऊपर दोबारा से एसाइल ग्रुप ऐड होता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? कोलेस्ट्रॉल ईस्टर में। इसी तरह जो मोनोएसाइल ग्लाइसरोल आपने याद रखना है रीएब्जॉर्ब होता है, ये भी कन्वर्ट होता है पहले डाइएसाइल ग्लाइसरोल में और फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? इंटेस्टाइन सेल के अंदर, इंटेरोसाइट के अंदर दोबारा से टैग में। और ये जो फ्री फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, ये जो फ्री फैटी एसिड्स हैं यही तो एसाइल ग्रुप प्रोवाइड करते हैं मोनोएसाइल ग्लाइसरोल को भी, और यही एसाइल ग्रुप प्रोवाइड करते हैं कोलेस्ट्रॉल ईस्टर कोलेस्ट्रोल को, और वो किस में कन्वर्ट होता है? कोलेस्ट्रॉल ईस्टर में। उसके अलावा यहाँ पे कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन बी एब्जॉर्ब होते हैं। अब ये सारे का सारा लिपिड कंटेंट जो है वो एक्युमुलेट होगा, ठीक है। ये लिपिड कंटेंट सारे का सारा जिसमें हमारे पास टैग है, कुछ थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल ईस्टर है, कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन हैं वगैरह वगैरह, और इसके ऊपर जो है वो हमारे पास एक कोर आएगी जिसको हम बोलेंगे एपोलाइपोप्रोटीन B48 और कुछ फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा काइलोमाइक्रॉन की असेंबली हुई है। किस तरह से असेंबली हुई है कि जो डाइटरी हमारे पास लिपिड कंटेंट था सारे का सारा वो अंदर लोड हुआ है और ऊपर जो है वो एक एपोलाइपोप्रोटीन B48 की लेयर आई है। अब आपने याद रखना है कि ये जो ApoB48 है ये इसके ऊपर किस तरह से लोड होता है? ये ApoB48 जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ और गोल्जी से गुजरते हुए इसके ऊपर होती है ग्लाइकोसाइलेशन, ये मॉडिफाई होता है और एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोसोमल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। इसकी आगे हम डेफिशिएंसी भी पढ़ेंगे। ये माइक्रोसोमल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ApoB48 को लिपिड कंटेंट के साथ लोड करता है और काइलोमाइक्रॉन असेंबल हो जाता है। ये काइलोमाइक्रॉन की असेंबली है। क्या असेंबली है? इसके अंदर लिपिड कंटेंट है। कौन सा लिपिड कंटेंट? जो डाइट से आया हुआ है, ये सारी डिटेल आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी हुई है, ठीक है। और प्रोटीन कहाँ से आया हुआ है? ApoB48 आता है आपके पास। डीएनए से क्या होती है? हाँ, ट्रांसक्रिप्शन होती है, मैसेंजर आरएनए बनता है और मैसेंजर आरएनए से क्या होती है? ट्रांसलेशन होती है। तो ये ApoB48 प्रोटीन बन जाता है और फिर इस प्रोटीन को लोड कौन करता है? माइक्रोसोमल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। इसको लिपिड कंटेंट के साथ लोड करके क्या बना देता है? एक नेसेंट काइलोमाइक्रॉन। इस काइलोमाइक्रॉन की अभी थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन होनी है। अब एक बात आपसे पूछी जा सकती है कि ApoB48 क्यों कह रहे हो? B48 जो है इसका मतलब है 48% प्रोटीन। ये
प्रोटीन की कंसनट्रेशन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैसेंजर आरएनए था तो इसकी कुछ पोजीशन के ऊपर नॉन सेंस को डॉन बन गया और ट्रांसलेशन नहीं हो सकी, सिर्फ 48% पोर्शन की ट्रांसलेशन हुई है, इसीलिए जो प्रोटीन है वो क्या है, ApoB48, ये 48% प्रोटीन की कंसनट्रेशन डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया नेसेंट काइलोमाइक्रॉन। कहाँ पे बनना है, इंटेस्टाइन में। फॉर एग्जांपल ये अब हमारे पास क्या है, इंटेस्टाइन है और इंटेस्टाइन के अंदर ये ApoB48 है और अंदर हमारे पास क्या है, टैग है, थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल ईस्टर वगैरह है, बहुत ही कम कोलेस्ट्रॉल ईस्टर होता है। ये हमारे पास क्या है, नेसेंट काइलोमाइक्रॉन, जो कहाँ पे सिंथेसाइज हुआ है, इंटेस्टाइन में। यहाँ से इसको रिलीज़ किया जाएगा लिम्फ के अंदर, लिम्फ से ये जाता है बच्चों थोरेसिक डक्ट में। ये बात भी आपने याद रखनी है कि इंटेस्टाइन से जो काइलोमाइक्रॉन है वो लिम्फ में जाता है, ठीक है। लिम्फेटिक से ये थोरेसिक डक्ट के थ्रू जाके ड्रेन करता है लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में। ये चीज़ भी आपने याद रखनी, आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। समझ लो कि ये बाहर आ जाता है अब हमारे पास प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा के अंदर इसके पास थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होनी है। मॉडिफिकेशन इस तरह से होनी है कि ये इसका सारे का सारा टैग है और ये समझ लो इसकी कौन सा है, हमारे पास ApoB48। क्या है, ApoB48। अब मैंने आपको बताया था कि एपोलाइपोप्रोटीन कुछ तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं लेकिन कुछ टेम्परेरीली ऐड होते हैं। तो यहाँ पे 2 एपोलाइपोप्रोटीन सिर्फ वक्ती ऐड होंगे। वो कौन से होंगे, एक होता है हमारे पास ApoC2 और एक होता है हमारे पास ApoE। कौन सा, ApoC2 और ApoE इसके ऊपर ऐड होंगे टेम्परेरीली। और ये कहाँ से आए हैं, HDL से, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ने ये प्रोवाइड किए हैं। जब इसके ऊपर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ApoC2 ऐड हो गया है और ApoE ऐड हो गया है, अब ये जाएगा ब्लड कैपिलरीज में, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कैपिलरीज है, कैपिलरीज में ये चला जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे पास ApoC2 है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। ApoC2 कैपिलरी में पड़े लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करेगा। ApoC2 क्या करेगा, लाइपोप्रोटीन लाइपेज को जाके एक्टिव करेगा। ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज, इसके अंदर जितना भी टैग है ना, इस काइलोमाइक्रॉन के अंदर जितना भी टैग है उस टैग को तोड़ देगा। लाइपोप्रोटीन लाइपेज उस टैग को तोड़ेगा और टैग को तोड़ के उसमें से 2 चीज़ें रिलीज करेगा। क्या क्या रिलीज होता है, टैग टूटता है तो डैग बन जाता है, यानी डाइसाइल ग्लाइसरोल, मोनोसाइल ग्लाइसरोल, और एंड पे आपके पास मिल जाता है ग्लाइसरोल और फ्री फैटी एसिड। क्या मिलेंगे, ग्लाइसरोल और फ्री फैटी एसिड्स। ये फैटी एसिड तो आपने याद रखना है एडिपोज टिश्यू में चले जाते हैं, जबकि ग्लाइसरोल लिवर के पास जाता है। ये रोल भी आपने याद रखना है। लिवर में इस ग्लाइसरोल की फॉस्फोराइलेशन करके इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस में या ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में यूज किया जाएगा। ApoC2 ने लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करने में हेल्प की है। अब ये जो काइलोमाइक्रॉन है, आपको पता है इसका जो मेजर कंटेंट सारे का सारा टैग था। अब जब इसमें से टैग निकल जाएगा तो ये बहुत, इसकी जो डेंसिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर टैग रहता ही नहीं है। थोड़ा सा हमारे पास इसके पास कोलेस्ट्रॉल रह जाता है, ठीक है। और इसके जो हमारे पास जो एपो वाले कंटेंट थे, इसका जो ApoB48 था वो तो इसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट था, वो इसके साथ ही रहेगा। ApoC2 ने अपना काम कर लिया है, इसलिए हम कहेंगे कि ApoC2 इसमें से रिमूव हो जाता है और वापस कहाँ पे चला जाता है, HDL के पास चला जाता है। बाकी यहाँ पे इसके पास E मौजूद है, ApoE अभी भी मौजूद है। ये काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट बन गया है। क्यों रेमिनेंट बन गया, क्योंकि इसका जो मेजर कॉन्टेंट था टैग उसको ब्रेक डाउन कर लिया गया है। अब ये काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट क्या करता है, ये लिवर के पास ना कुछ इस तरह का लिवर होता है, ठीक है। यहाँ पे होते हैं कुछ हमारे पास रिसेप्टर्स, ये ApoE उन रिसेप्टर्स को पहचानता है और काइलोमाइक्रॉन को कहाँ पे लेके जाता है। सो ApoE का दूसरा काम क्या है कि ये रिसेप्टर की रिकग्निशन में हेल्प करता है। यहाँ पे ले आता है काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट को, यहाँ से उसकी क्या हो जाती है, एंडोसाइटोसिस। क्या हो जाती है, एंडोसाइटोसिस, यानी इस काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट को लिवर एंडोसाइटोज करेगा। अब यहाँ पे उसने बुक में ज़्यादा मेंशन तो नहीं किया, लेकिन एंडोसाइटोज होने के बाद क्या होता है कि ये जो काइलोमाइक्रॉन है ये लाइजोसोम के साथ कॉन्टैक्ट में आता है। लाइजोसोम के जो एसिड हाइड्रोलिसिस हैं वो इस काइलोमाइक्रॉन को मुकम्मल तरह से डिग्रेड कर देते हैं और काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट में से क्या चीज़ें निकलती हैं, कुछ जो है वो विटामिन थे, फैट सॉल्युबल विटामिन, उनके ब्रेकडाउन प्रोडक्ट आते हैं, कुछ अमाइनो एसिड्स आते हैं, कुछ फ्री कोलेस्ट्रॉल वगैरह हमारे पास रिलीज होता है। तो ये काइलोमाइक्रॉन का मैकेनिज्म होता है, ठीक है। मैंने गंदा ड्रॉ कर दिया, लेकिन आपकी बुक में बहुत अच्छा दिखाया हुआ है। इंटेस्टाइन के लेवल पे असेंबली होनी है, फिर यहाँ पे इसके पास एपोप्रोटीन्स ऐड होने हैं, जाके कैपिलरीज में टैग ब्रेक डाउन हो जाना है और काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट जो है वो लिवर के अंदर एंडोसाइटोज होकर लाइजोसोम के साथ डिग्रेड हो जाएगा। तो ये सारे का सारा काइलोमाइक्रॉन का मैकेनिज्म है। इसकी जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनको हम सारे मेटाबॉलिज्म देखने के बाद एंड में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है हमारे पास लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का मेटाबॉलिज्म।